एक सेट पैटर्न है किसी भी जो केस है उसकी छान फटक के लिए पुलिस का, कि जो भी कार्य होगा उसका कोई कारण होना चाहिए। और एक विद्वान का कथन है कि अगर कोई कारण नहीं नजर आता तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा कारण है जो छुपाया जा रहा है। किसी की हत्या से किसको तुरंत तात्कालिक लाभ होगा या तुरंत लाभ होगा, या किसके पक्ष में कोई बात होगी या कोई व्यक्तिगत कारण होगा, इन सब चीजों को दृष्टिगत करते हुए ये छान फटक की जाती है। और इसमें जो अभियुक्त है जिसने ये कार्य किया है उसकी अपनी बात, उसका मोटिव क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो क्या सोचता है, वो भी सामने आता है। मजेदार बात यह है कि नाथूराम गोडसे जी ने गांधी का वध किया, इसके बाद उनके जो स्टेटमेंट थे उन्होंने स्वयं स्टेटमेंट दिए हैं जज के सामने, और जज ने उनको जो उसके बाद किताब लिखी है जस्टिस खोसला ने, उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा की है कि उन्होंने अपने केस को बड़े तार्किक रूप से, बड़े सैद्धांतिक पक्ष रखते हुए रखा। उन्होंने यहां तक लिखा है कि अगर सुनने वाले लोगों को मैं जूरी बना देता तो इसमें मुझे एक लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि लोग तुरंत नाथूराम गोडसे जी को गांधी के वध के आरोप से मुक्त कर देते। उनके बयान देते समय स्त्रियां आंसू में डूबी हुई होती थीं, लोग उनके साथ पक्ष में सोचते थे। तो हो सकता है कि वहां सुनने वाले सारे नाथूराम गोडसे जी के हिमायती इकट्ठे हों, मगर उनके तथ्य तो सामने आएंगे। इनको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट बना दिया गया और एक बार नहीं 2 बार किया गया। जब उनका समय समाप्त हुआ, उनको खोलने का टाइम आया तो दोबारा क्लासिफाई कर दिया गया। एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसका कोई व्यक्तिगत कारण होना चाहिए। गांधी ने नाथूराम गोडसे के पैसे दबा लिए, उनकी जमीन छीन ली, राजनीतिक जमीन छीन ली, या गांधी जी ने नाथूराम गोडसे की परिवार की किसी लड़की के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए। कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि वो इसके कारण से इतने आहत हुए हों कि गांधी की हत्या करने पर, उनका वध करने पर उतारू हो गए। और ध्यान रहे गांधी वध किस समय हुआ है। जब विभाजन हो गया तो गांधी अडिग थे इस पर कि विभाजन के बाद विभाजन इस्लाम ने मांगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपको ध्यान में आनी चाहिए कि गांधी विभाजन के मूल पापी हैं, मूल दोषी हैं। अगर आप इस बात से सहमत ना हो, इस शब्द से, या कोई और सहमत ना हो, तो कृपया मुझे बताएं कि मैं क्यों ये गलत कह रहा हूं। गांधी इसके मूल पापी हैं, इसका आधार है। गांधी जब विभाजन हो गया तो ये तय था, इस्लाम ने विभाजन मांगा, अंग्रेज विभाजन देने वाले थे, कांग्रेस ने उसको स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की पार्टी नहीं थी, अंग्रेज अपने माथे पर ये दाग नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अपनी वर्किंग कमेटी, 2 ही राजनीतिक दल थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अपनी वर्किंग कमेटी से इसका प्रस्ताव पारित करा के दीजिए। मुस्लिम लीग तो कर ही देती। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में, जिसकी मीटिंग में गांधी मौजूद थे, नेहरू मौजूद थे, होना ही था, ये प्रस्ताव गिर गया। बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका विरोध किया। अंत में गांधी ने कमान संभाली और बेसिर पैर के तर्क दिए। गांधी का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि लोग पीछे हट जाते। आखिर गांधी ही थे जिन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के सारा काम किया, अन्यथा नेहरू के पक्ष में तो कोई था ही नहीं। लोगों को मौन कराया और उसके बाद दोबारा मतदान कराया और गांधी की आवाज पर यह विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वो पूरी पीढ़ी जिम्मेदार है जो सारे बैठे थे, मगर अंतिम कील इस ताबूत में गांधी ने ठोकी। उसके बाद मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दिए। ठीक, अलग कर दिया गया। तो यहां से सारे मुसलमान जिन्होंने मातृभूमि का विभाजन किया वो जाएं, एक स्वाभाविक बात है। भाई 2 हिस्से तय हो गए, तुम निकलो, वहां से हिंदू निकल आएंगे। गांधी इस पर अड़ गए कि नहीं, ये नहीं होने देंगे, विभाजन के बाद संख्या नहीं जा पाएगी। और जो उनके पाप हैं वो अपनी जगह, मगर इस मूल बात पर मैं कहूंगा। और वहां से बहुत सर्दियां थीं जिन दिनों में ये हुआ है, तो पाकिस्तान से जो विस्थापित आए उनके पास शरण की जगह नहीं थी। तो यहाँ जो मस्जिदें खाली हो गई थी या मुसलमानों के घर जो खाली पड़े थे, उन्होंने उनमें कब्जा, डेरा जमाया और उसमें रहने लगे। गांधी
आमरण अनशन पर बैठ गए कि इन लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। हिंदुओं को फोर्स से पुलिस लगाकर बाहर निकाला गया उस भयानक ठंड में। जनवरी का महीना था जब बिल्कुल तब कोई साधन नहीं था उनके पास। जी, एक उस आमरण अनशन में एक मुद्दा यह भी था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं। उस पर आ रहा हूं। तो इस पर वो आमरण अनशन पर बैठ गए, लोगों को निकाला गया। उस आमरण अनशन को और प्रोलॉन्ग करते हुए उन्होंने उसमें 55 करोड़ की बात जोड़ दी। विभाजन हुआ था और विभाजन की जो सबसे प्रामाणिक दस्तावेज, बहुत सारी किताबें हैं, मगर एक ऐसी किताब है जो निर्विवाद है, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर और लैरी कोलिंस की किताब है। बहुत जबरदस्त किताब है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें ये पूरा प्रसंग है। गांधी ने उसमें, और उस समय जब विभाजन हुआ तो हमारी हर चीज का विभाजन उसी अनुपात में हुआ कि जितना पाकिस्तान को दिया गया था। यहां तक कि जो बेंचेस थी, कलम थे सरकारी काम के, वो तक एक एक चीज बटी है। और इस पर हंगामा, मतलब सेक्रेटरीज थे वो बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे कि ये डेस्क हमारी है और ये तुम्हारी है, ये सब झगड़े होते थे। इंडियन करेंसी बांटी गई, कई साल तक इंडियन करेंसी पर बैंक ऑफ पाकिस्तान की मोहर लगा के काम चलाया गया, ये सब हुआ। उस समय में हमको 300 करोड़ भारत को आना था, जो वहां की ट्रेजरी में गोल्ड था, और 55 करोड़ कैश जाना था। पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला हो गया। उस समय गांधी ने यह आग्रह किया, पटेल का गृह मंत्री के नाते संसद में ऑफिशियल स्टेटमेंट है, धौंस के आगे भीख नहीं देंगे। उसके बावजूद, अच्छा, और इसमें एक बिल्कुल सीधी सी बात कि हमारा मत किसमें प्रतिध्वनित होता है, अंततोगत्तो हमारी वाणी कहां जाती है। हम सबको सबसे चुनकर संसद बनती है, संसद से चुनकर मंत्रिमंडल बनता है, तो जो गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की वाणी है वो हमारी अधिकृत वाणी है। उस अधिकृत वाणी ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं देंगे। गांधी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने 55 करोड़ और जोड़ दिया। भारत पर हमला हुआ है, क्योंकि कश्मीर का विलय हो चुका था, तो कश्मीर उस समय भारत था, स्वतंत्र राज्य नहीं था, और उसमें पठानों ने हमला कर दिया जो पाकिस्तानी सेना अधिकारियों के साथ थे। और उस हमले के समय 1000 ट्रकों से वो लोग आए थे, 10,000 पठान थे। उस समय गांधी बैठ गए, जो मेरा दुश्मन मुझ पर हमला कर रहा है और कोई मेरा भाई भतीजा ये आग्रह करे कि इस समय दुश्मन को पैसा दे दो, इसका मतलब आग में घी झोंकना है। और उसके बाद उनकी घोषणा थी आमरण अनशन के बाद कि वो लाहौर जाएंगे और वहां भूख हड़ताल करेंगे, और लाहौर से बांग्लादेश तक भारत माता के वक्ष पर पूरा एक कॉरिडोर बनेगा, जिस कॉरिडोर से पाकिस्तान के दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये करने जा रहे थे। उस क्षण ये डिसीजन हुआ कि अब इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जा सकता, ये इंतहा हो गई है। मुझे लगता है कि एक संबंध टूटा है। हाँ, एक मिनट, आप बीच में अटक गए थोड़ा सा। कहीं गांधी से कोई व्यक्तिगत दुष्शत्रुता नहीं थी, गांधी ने उनके कोई पैसे नहीं मारे थे, उनकी बहन, बेटी, भतीजी, भांजी किसी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं किए थे, कुछ भी कारण नहीं था। मगर ये पाप इतना बड़ा था, पूज्य भारत माता का विभाजन। और कल्पना करें, ये चित्पावन ब्राह्मण हैं, इनके पेशवाओं के वंश के लोग हैं, इनके मन में बिल्कुल स्पष्ट है, एक बोध है, अटक से कटक तक पवित्र भगवा ध्वज फहरेगा। ये उनके नसों में बहता है। ये ऐसा व्यक्ति जिसने भारत माता का विभाजन किया, उसके बाद लगातार घाव पर नमक छिड़क रहा है, लगातार घाव बढ़ा रहा है इस व्यक्ति को, और कोई इसको दंडित करने का न्याय में, संविधान में कोई तरीका ही नहीं है। कोई व्यक्तिगत आहत कोई किसी को करता है तो उसकी लिए शत्रुता उस मानकर कोई दंडित कर सकता है, उसके कारण से कुछ हो सकता है। जिसने भारत माता का विभाजन किया, यह स्वाभाविक राष्ट्र है विश्व में, जिसकी ईश्वर ने, प्रकृति ने भूमि तय कर दी है
कि समुद्र से घिरा, पहाड़ों से घिरा हुआ, ये बीच का भाग है, इसके टुकड़े कर दिए गए। और जब इस पर आक्रमण हो रहा है उस समय 55 करोड़ की मांग और डाल दी। फिर इसके बीच में कॉरिडोर बनेगा जिस पर राजपथ बनेंगे, इस्लामी बस्तियां बनेंगी। वो जो जिन्होंने पहले हमारा विभाजन कर दिया, अब और उसको फर्दर रगड़ा जा रहा है। तो इसका कोई विकल्प ही नहीं था। और ये ऐसे लोग थे जो मांस नहीं खाते थे। इन्होंने बड़े मेहनत की, बड़ा प्रयास किया, इसकी तैयारी की। इनके स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुए हैं, मैंने उसको पढ़ा है और मैं इन परिवारों से परिचित भी हूं। आप गांधी के पुत्र ने इनको पत्र लिखा था कि मैं आपको इस विषय पर आपसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए आना चाहता हूं। नाथूराम जी ने उसका उत्तर दिया, आप निश्चित रूप से चर्चा करने आइए, मैं केवल एक निवेदन करूंगा, आपके पिता की मृत्यु हुई इसके लिए मुझे खेद है, मगर आप मुझसे बात करेंगे तो केवल आधार राष्ट्र का पक्ष होगा, राष्ट्र का हित अहित इस आधार पर बात करेंगे। पलट के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चर्चा करने आ सके, क्योंकि उस तर्क पर कहीं आप टिकते ही नहीं। गांधी की हत्या हो गई या गांधी का वध हुआ, यही तो विवाद का विषय है कि ये अच्छा काम था, बुरा काम था। मगर जिसने मारा उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आप उसको छिपा क्यों रहे? 30 साल के लिए आपने बैन क्यों कर दी, फिर 30 साल बैन कर दी, क्यों? कोई कारण होगा, पागल ही होगा। मगर पागल जो बक रहा है उसका कुछ आधार सामने तो लाना पड़ेगा। और मैं जब शायद 9वीं में पढ़ता था तब मैंने गांधी वध क्यों ये पुस्तक पढ़ी थी। संघ कार्यालय में के लाइब्रेरी में थी ये, काशीपुर की। और लाइब्रेरी कोई बड़ी भारी नहीं थी, 12-15 किताबें थी उसमें से एक किताब ये थी, मैंने उस समय पढ़ी। उनकी तार्किकता अद्भुत, अभिभूत करने वाली है। आप उनके वाक्यों में, जैसे कहते हैं ना शायरी में कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स की कला, कि एक शब्द भी अतिरिक्त नहीं है। आप किसी शब्द को, किसी वाक्य को कम नहीं कर सकते। किताब की बात कर रहा हूं, एक पैरे की बात नहीं कर रहा हूं कि आप 2 वाक्य निकाल दें, नहीं कर सकते, इतना गुथा हुआ है। यानी वो व्यक्ति तार्किक रूप से अपनी चिंतन पर, अपनी बात पर इतना अडिग था, और उसके लिए ये एक दिन में नहीं होता, 10 सालों में वैसा मानस बनता है, वो पौरुषवान मनस्थिति बनती है। और उसके बाद ये स्थिति आती है कि आदमी ने जो किया उस पर वो कन्विंसिंगली बात कर रहा है। गांधी की एक बहुत, गांधी का आपने साहित्य, अगर किसी व्यक्ति को मेरा विरोध हो तो दोनों किताबें, गांधी की कोई किताब कहीं से उठा लीजिए, 2 पैरे अकल के आपको मिल जाए, केवल 2 पैरे, एक लाइन का दूसरी से कोई सिर पैर समझ में आ जाए तो जो मेरा सर और आपका जूता। और गोडसे जी की वाक्य विन्यास को और उनकी शैली को आप पाएंगे कि बिल्कुल एक ज्ञान का झरना बह रहा है, अगाध धड़धड़ाता हुआ आप देख रहे हैं, बस ऐसा। उसका कारण है कि वो पूरी मानसिकता एक लंबे समय तक के राष्ट्र के प्रति, हम व्यक्ति हैं, हमसे मिलकर राष्ट्र बनता है, राष्ट्र को आहत कोई करेगा तो हम व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे, उससे पहले ऐसे संकट को समाप्त कर दीजिए। इसमें केवल एक चीज है, किसी मनुष्य की हत्या निश्चित रूप से ऐसा कार्य है कि असंदिग्ध रूप से कहा जाएगा कि यह निंदनीय है। मगर अगर आप लक्ष्य नहीं तय करेंगे तो एक सैनिक भी तो गोली मार रहा है, वो भी तो हत्या कर रहा है। वो हत्या नहीं करता, वो वध करता है, शत्रु का वध करता है। वध क्यों कहा जाता है कि इसके हेतु क्या है, क्यों मारा, किस कारण से प्रहार किया, यह निश्चित रूप से चिंतनीय है, ये निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। और इस बात से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए कि गांधी के मरने से, गांधी, ये आपको शायद जानकारी हो, गांधी के गोली लगने के बाद तुरंत प्राण नहीं निकले थे, उन्होंने हाय राम कहा, वो मर गए। सब बकवास है, सिरे से झूठा। 1 घंटा वो जीवित रहा है, किसी ने जरूरत नहीं समझी उनको अस्पताल ले जाए। 1 घंटे तक वो गोली खाकर हाय हाय करते रहे, कोई नहीं बोला, तुरंत प्राण नहीं निकले गांधी के, ये ध्यान रहे। और मृत्यु के बाद उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, किसी को नहीं लगा कि तुरंत गाड़ी, बिरला मंदिर से कितनी दूर है अस्पताल, क्योंकि सारी कांग्रेस तंग थी। कोई अंबेडकर जी ने जो बात कही है कि गांधी खतरा बन गए थे, निश्चित रूप से ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूरे संगठन पर, पूरी व्यवस्था पर हावी हो जाए और अपनी मनमर्जी बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्य दिए, उसके पक्ष में विपक्ष में कोई बात किए, बहस किए बिना जनतंत्र में ऐसा करता है,
तो तय समझिए कि वो इदी अमीन बन गया है। तो इदी अमीन तो नहीं चलने दिया जा सकता, निश्चित नहीं चलने दिया जा सकता ऐसी कोई भी व्यवस्था, क्योंकि जनोन्मुखी व्यवस्था है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, आप उसको ओवर रूल कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री कह रहा है, हमारा गृह मंत्री कह रहा है कि भीख के आगे धौंस के आगे भीख नहीं डालेंगे। और एक व्यक्ति आ गया कि मैं मर जाऊंगा अगर ये पैसे नहीं दोगे तो। पैसे दिए गए। ऐसा कोई भी कार्य अगर करेगा तो उसको दंडित तो होना ही पड़ेगा। ये खराब बात है कि ये प्रक्रिया और आगे तक नहीं बढ़ी, ये प्रक्रिया बढ़नी चाहिए थी। मगर गांधी के वध के प्रति जो एक जिजीविषा है, राष्ट्र की चिति के प्रति अपनी जिम्मेदारी, मैं एक, आपने तो पढ़ी है ये किताब, मैं लोगों से सुझाव दूंगा, संघ के सरकार्यवाह एच.वी. शेषाद्री, होवे शेषाद्री जी की किताब है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, और देश बट गया। मुझे मेरी कुछ वरिष्ठ लोगों से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पूरी किताब है इसकी तार्किक निष्पत्ति गांधीवध है, ये पूरी किताब जहां जा रही है उसके बाद जहां उपसंहार हो रहा है वहां ये उपसंहार है कि ये गांधी ने पाप किए और देश का बंटवारा ऐसे हो गया। फिर इसके बाद इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? केवल हम किताब लिख के रह जाएंगे? यहां से नाथूराम गोडसे खड़े होते हैं कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। वो अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं कि मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से व्यतीत प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा, मेरे कुल की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। मगर ये करणीय कार्य है, इस इतना बड़ा पाप है कि इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता। उन्होंने एक शब्द गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर इस कारण नहीं माना। पूज्य मातृभूमि का विभाजन और उसमें गांधी की जिम्मेदारी, विभाजन का प्रस्ताव गिर गया था, गांधी ने उसको दोबारा लागू कराया। तो आखिरी प्रहार जिसका है उस भुजा को तो काट देंगे। और राष्ट्र शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंताम प्रवर्तते, शस्त्रों से के द्वारा ही राष्ट्र की चिंता रक्षा होती है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। निश्चित रूप से इसका कुछ मैं एक बार पूना में ही बोल रहा था, इनके परिवार में ही, नाथूराम गोडसे जी, गोपाल गोडसे जी के परिवार में, वहां एक कार्यक्रम था, कोई 200-250-300 लोग थे। एक ने प्रश्न पूछा कि आपको नहीं लगता अगर गांधी नहीं मरता तो बेहतर होता और हिंदुओं की स्थिति बेहतर होती, हिंदू राष्ट्रवाद अधिक प्रखर होता? मैंने कहा ये हो सकता है, मगर किसी एक व्यक्ति को ये तो तय करना पड़ेगा कि उस काल के 35-40 करोड़ के राष्ट्र में एक तो व्यक्ति ऐसा था जो इससे सहमत था और जिसने माना कि दंडित होना है। और उन्होंने जो पत्र मरने से पहले लिखा है अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे को, ये एक जानने जैसी बात है कि जब राज्य किसी को दंडित करता है, फांसी देता है, तो उसके शरीर पर राज्य का अधिकार होता है, परिवार का अधिकार नहीं होता। इन लोगों का अंतिम संस्कार करके वहां पास में नदी है, उसमें इनकी अस्थियां डाल दी गई थी। किसी ने स्टेट चेक किसी ने जेल के किसी व्यक्ति ने शहर में हिंदू महासभा किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म किया, तो वो तुरंत वहां पहुंचे और वहां से जो अस्थियां मिली वो ली हैं। उनका पत्र है अपने भाई के लिए कि यदि तुम्हें मेरे अंतिम संस्कार का अधिकार मिले तो मेरी अस्थियां या उसका कुछ अंश तब तक संरक्षित रखना जब तक सिंधु नदी पवित्र भगवत ध्वज के थले अबाध रूप से न बहने लगे। अभी भी थोड़ा सा हिस्सा सिंधु का भारत में है, लद्दाख में, बट संपूर्ण, आप कल्पना करें ये 40s की बात है, उस काल का ब्राह्मण छुआछूत बहुत थी, खान पान के नियम बहुत थे। उसने लक्ष्य लिया, तय किया कि मेरा अंतिम संस्कार होने के बाद श्राद्ध नहीं होगा, मैं प्रेत बनूंगा और तब तक भटकता रहूंगा जब तक सिंधु नदी भगवत ध्वज के तले नहीं आएगी। उसकी जिजीविषा, उसकी तेजस्विता, उसका आग्रह अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति इससे समझाया जा सकता है। और वो अद्भुत लोग थे, बिल्कुल छत्रपति शिवाजी की परंपरा। जैसे कई बार हम लोग बात करते हैं आपस में तो हम सब इस पर सहमत होते हैं कि धर्म के लिए बलिदान होने की जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसके बिल्कुल प्राथमिक नामों में नाथूराम गोडसे हैं। प्योरेस्ट फॉर्म, केवल धर्म के लिए और कोई कारण नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट यही
समाप्त करता हूँ।